नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। एक महत्वपूर्ण सवाल, एक महत्वपूर्ण बातचीत आज मैं करने जा रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या विश्व गुरु के चरणों में लोट लगा देना, विश्व गुरु की सेवा करना एक बड़ा पद पाना है। आज जो मैं वीडियो बोलने जा रहा हूं वो बड़ा सवाल है, इस लोकतंत्र के लिए बड़ा सवाल है। दिल थाम के मेरी पूरी बातचीत सुनिए। आज हम जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं वो पहली नज़र में बैंकिंग सेक्टर की एक सामान्य कारपोरेट नियुक्ति लग सकती है, लेकिन अगर इस खबर की परतें खोलकर देखें तो ये सिर्फ एक बैंक के नए चेयरमैन की नियुक्ति की कहानी नहीं, ये विश्व गुरु का इनाम है। ये उस सवाल की कहानी है जो पिछले कुछ वर्षों से देश की लगभग हर संवैधानिक संस्था के सामने खड़ा है। ये सवाल है निष्पक्षता का, विश्वसनीयता का और सबसे बढ़कर जनता के भरोसे का। खबर यह है कि देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC बैंक ने देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अपना नया चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। ये नाम भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला नाम है। गांधी जी के 3 बंदर तो तब भी अच्छे थे। राजीव कुमार ने इस देश के लोकतंत्र की जो हत्या की उसके हिसाब से तो उन्हें HDFC बैंक का चेयरमैन नहीं, चपरासी भी बनने लायक वो नहीं। बैंक के बोर्ड ने सर्वसम्मति से उनके नाम की मंजूरी दे दी है। इतनी हिम्मत कि विश्व गुरु कहें और वो ना बने। पहले उन्हें स्वतंत्र निदेशक बनाया जाएगा और रिजर्व बैंक की मंजूरी मिलने के बाद वो बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे। कागज पर देखें तो ये एक बिल्कुल वैध और समान नियुक्ति दिखाई देती है। राजीव कुमार लंबे प्रशासनिक अनुभव वाले अधिकारी रहे हैं, वित्त सचिव रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है, लोग उन्हें नाकारा वित्त सचिव कहते हैं। उन्होंने कई सारी जिम्मेदारी निभाई है। वो सबसे दागी चुनाव आयुक्तों में से एक रहे और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त बने। शेरो शायरी करते थे और लोकतंत्र की हत्या करते थे। वो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में भी रहे हैं। इसलिए ये तर्क देना आसान है कि इतने अनुभवी व्यक्ति को किसी बड़े बैंक का चेयरमैन बनाया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। लोकतंत्र में हर चीज का मूल केवल उसकी कानूनी वैधता से तय नहीं होता। कई बार कोई निर्णय पूरी तरह से कानून के दायरे में होता है, लेकिन इसके बावजूद वो जनता के मन में असहजता पैदा करता है। कई बार कोई नियुक्ति नियमों के मुताबिक होती है, लेकिन उसके बावजूद वो संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर नए सवाल खड़े कर देती है। राजीव कुमार की नियुक्ति भी ठीक उसी श्रेणी में आती है। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि राजीव कुमार सिर्फ एक पूर्व नौकरशाह नहीं है, वो सिर्फ एक पूर्व वित्त सचिव नहीं है, वो उस संस्था के प्रमुख रह चुके हैं जिस पर भारत के लोकतंत्र की पूरी चुनावी प्रक्रिया टिकी हुई थी। वो उस चुनाव आयोग के मुखिया रहे हैं जिसकी निष्पक्षता पर जनता का भरोसा लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है। जब कोई व्यक्ति चुनाव आयोग जैसी संस्था का नेतृत्व करता है तब उसके हर फैसले को सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं माना जाता, उसके हर निर्णय का सीधा असर लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर पड़ता है। जनता ये मानकर चलती है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच पूरी तरह निष्पक्ष रहेगा। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति नरमी नहीं दिखाएगा, वो किसी सरकार के प्रभाव में नहीं आएगा, वो केवल संविधान और कानून के हिसाब से काम करेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में यही भरोसा बार बार सवालों के घेरे में आया। राजीव कुमार का कार्यकाल ऐसे समय में आया जब देश की राजनीति पहले से कहीं अधिक ध्रुवीकृत थी। सारी संस्थाओं की हत्या हो रही थी। सब संस्था के लोग विश्व गुरु की जेब में दिखाई दे रहे थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संघर्ष तेज हो रहा था। चुनाव आयोग के लगभग हर बड़े फैसले को राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा था और राजीव कुमार एक गुलाम की भूमिका में नजर आ रहे थे। ऐसे मामले में चुनाव आयोग के ऊपर एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि निष्पक्ष रहे, लेकिन राजीव कुमार ने इस जिम्मेदारी को कूड़े के ढेर में फेंक दिया, ठीक उल्टा कर दिया। 2024 के लोकसभा के चुनाव के दौरान चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के निशाने पर रहा। विपक्ष के दलों ने बार बार आरोप लगाया कि आयोग का रवैया सत्ता पक्ष के प्रति नरम और विपक्ष के प्रति सख्त दिखाई देता है। बात भी सही थी, बहुत हद तक सही थी। आदर्श आचार चुनाव संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामलों में अलग अलग मापदंड अपनाने के आरोप लगे। कई बार विपक्षी दलों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि आयोग शिकायतों पर
समान रूप से कार्रवाई नहीं कर रहा, एक जैसा कार्रवाई नहीं कर रहा। ये कहना जरूरी है कि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया, करना ही था। आयोग का कहना था कि पूरी तरह से निष्पक्ष है। क्या कहने राजीव कुमार जी के, और सभी निर्णय नियम के अनुसार लिए जा रहे हैं। लग रहा था कि साफ झूठ बोल रहे हैं, शेरो शायरी करने के अलावा कुछ कर नहीं रहे। लोकतंत्र में केवल निष्पक्ष होना काफी नहीं होता, निष्पक्ष दिखाई देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यही वह जगह है जहां समस्या पैदा हुई। जब किसी संस्था को बार बार अपनी निष्पक्षता का प्रमाण देना पड़े, तब यह अपने आप में एक संकेत होता है कि कहीं ना कहीं जनता का भरोसा कमजोर हुआ है। राजीव कुमार के कार्यकाल में एक और बड़ा विवाद बार बार सामने आया, ईवीएम का विवाद। देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर बहस कोई नई नहीं है। वर्षों से अलग अलग राजनीतिक दल समय समय पर सवाल उठाते रहे, लेकिन 2024 के बाद ये बहस और तीखी हो गई। विपक्षी दलों ने चुनाव परिणामों को लेकर गंभीर सवाल उठाए, मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में देरी को लेकर सवाल उठाए, वोटों की गिनती की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे, वीवीपैट की गिनती को लेकर ढेरों सवाल उठे। हर बार चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। हर बार आयोग ने कहा कि मशीनों में छेड़खानी संभव नहीं है। हर बार आयोग ने कहा कि अदालतें भी इस व्यवस्था को सही ठहरा चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठाने वाले भी पीछे हटने को तैयार थे, कोई मतलब ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि चुनाव आयोग लगातार बहस के केंद्र में बना रहा। किसी भी लोकतंत्र के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती कि उस पर ऐसे आरोप लगे। आदर्श स्थिति ये होती है कि चुनाव आयोग चुनाव कराए और उसके बाद चुनाव आयोग खबर ना बने। खबर चुनाव लड़ने वाले दल बने, उम्मीदवार बने, मुद्दे बने। लेकिन जब राजीव कुमार जैसे लोग हों, जब चुनाव आयोग खुद राजनीतिक बहस का विषय बन जाए, तब यह संकेत देता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति भरोसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दरार आ गई। राजीव कुमार के कार्यकाल में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हुई जिसमें उन्होंने सिर्फ चुनावी प्रक्रिया नहीं समझानी पड़ी, बल्कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का भी बचाव करना पड़ा। कई बार उन्होंने आलोचकों को जवाब दिया और कई बार जवाब के बदले में शेर व शायरी करने लगे। कई बार उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। कई बार उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर बेवजह सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या किसी मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका अपनी संस्था का लगातार बचाव करने की होनी चाहिए, या फिर देश में ऐसी स्थिति आनी ही नहीं चाहिए? ये हालात पैदा होने ही नहीं चाहिए कि संस्था को बार बार अपनी निष्पक्षता सिद्ध करनी पड़े। यही वो बहस है जो राजीव कुमार के पूरे कार्यकाल के दौरान चलती रही, और अब जब उनके सेवानिवृत्त होने के लगभग 1.5 साल बाद उन्हें देश के सबसे प्रभावशाली निजी बैंकों में से एक का चेयरमैन बनाया जा रहा है, तो वही पुराने सवाल फिर सामने आ गए हैं। कानून कहता है इसमें कोई समस्या नहीं है, बात तो सही है। कानून कहता है कि बोर्ड चुनेगा और बन जाएंगे। बैंक कहता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है। सरकार के समर्थक लोग, उनको तो कहना भी है कि मामला विश्वगुरु का है, कि इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन लोकतंत्र केवल कानून से नहीं चलता। लोकतंत्र सबसे बड़ी बात है कि भरोसे से चलता है। भरोसा केवल वास्तविक निष्पक्षता से नहीं बनता, बल्कि निष्पक्षता की सार्वजनिक छवि से भी बनता है। यही कारण है कि इस नियुक्ति पर इतनी चर्चा हो रही है। ये चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि राजीव कुमार को कोई पद मिला है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यह पद उस व्यक्ति को मिला है जो कभी देश की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में से एक का प्रमुख था। लोग पूछ रहे हैं, खुलेआम पूछ रहे हैं, क्या यह सिर्फ एक पेशेवर नियुक्ति है? क्या यह केवल अनुभव का सम्मान है? क्या यह केवल योग्यता की पहचान है? वो पूछना भी चाहिए। या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल है? इन सवालों का कोई भी आसान जवाब नहीं है, हो भी नहीं सकता। संभव है, बिल्कुल यकीन हो सकता है कि बैंक ने पूरी तरह से पेशेवर आधार पर निर्णय लिया हो। संभव है कि राजीव कुमार की प्रशासनिक विशेषज्ञता को देखते हुए फैसला लिया हो। बैंक ने सोचा होगा कि राजीव कुमार बड़े अनुभवी हैं, चेयरमैन बन जाएंगे, बढ़िया काम होगा। संभव है कि इसमें किसी तरह का राजनीतिक तत्व बिल्कुल ना हो। लेकिन लोकतंत्र में समस्या वहीं पैदा होती है जहां सवालों के लिए जगह बनती है।
बच्चा बंचा जानता है कि ये नियुक्ति केवल और केवल विश्व गुरु की चमचागिरी के कारण बनी है, उन्हीं की स्तुति के कारण, लोकतंत्र की हत्या के कारण बनी है। और इस नियुक्ति ने सवालों के लिए बहुत बड़ी जगह छोड़ दी। यही वजह है कि आज चर्चा केवल HDFC बैंक की नहीं हो रही है, आज चर्चा केवल राजीव कुमार की नहीं हो रही है, आज चर्चा उस व्यवस्था की हो रही है जिसमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के रिटायरमेंट के बाद के कैरियर को लेकर लगातार नई बहस पैदा होती रहती है। और यहीं हम इस पूरे मामले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ जाते हैं। क्या भारत में, इस देश में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए स्पष्ट और अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक यौन शोषण का आरोप लगा, मामला रफा दफा होगा और आप राज्यसभा के सदस्य हैं। और यहीं से शुरू होती है एक नई बहस, और शायद सबसे जरूरी बहस होनी भी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कूलिंग ऑफ पीरियड, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर बात होनी चाहिए। दरअसल किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं होती, उसका बजट नहीं होता, उसकी अर्थव्यवस्था भी नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्थाएं होती हैं। संसद, न्यायपालिका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, सूचना आयोग, ये वो संस्थाएं हैं जिन पर जनता का भरोसा लोकतंत्र को चलाता है। अगर जनता का भरोसा इन संस्थाओं से उठने लगे तो लोकतंत्र की इमारत बाहर से चाहे जितनी भी मजबूत दिखाई दे, भीतर से वो कमजोर होने लगती है, सड़ने लगती है। इसलिए दुनिया के विकसित लोकतंत्रों में सिर्फ निष्पक्षता पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि निष्पक्षता दिखाई भी देती है, दिखाई देनी भी चाहिए। इस सिद्धांत पर दुनिया में विशेष बल दिया जाता है। अंग्रेजी में एक बहुत मशहूर कहावत है, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। यानी न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। ठीक यही सिद्धांत चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर भी लागू होना चाहिए। लेकिन अफसोस, चाहे राजीव कुमार हो, चाहे ज्ञानेश कुमार हो, ये सिद्धांत ताक पे चला जाता है, कहीं पे लागू नहीं होता। मान लीजिए किसी मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी गलत फैसला नहीं लिया। मान लीजिए उसने पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन अगर रिटायरमेंट के तुरंत बाद उसे कोई ऐसा पद मिल जाए जिससे लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाए, तो संस्था की छवि प्रभावित होती है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में संवेदनशील पदों पर बैठे लोगों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड बनाया गया है। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब आप समझते हैं? नहीं, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जब अपने पद से हटने के बाद एक निश्चित अवधि तक ऐसा कोई पद स्वीकार नहीं करेगा जिससे हितों के टकराव की आशंका पैदा हो। ये नहीं करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, बढ़िया फैसले दिए और उसके बाद राज्यसभा का सदस्य बन गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति को दंडित करना नहीं होता, इसका उद्देश्य संस्थाओं की विश्वसनीयता, उनके भरोसे को बचाना होता है। क्योंकि लोकतंत्र में केवल ये महत्वपूर्ण नहीं है कि निर्णय निष्पक्ष था या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण है कि जनता को यह महसूस हो कि यह निर्णय पूरी तरह से निष्पक्ष था। अब भारत की स्थिति देखिए, यहाँ वर्षों से एक पैटर्न, एक तरीका लगातार दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। कोई भी बड़ा अधिकारी रिटायर होता है, आप बड़े से बड़े पदों पर देख लीजिए, कुछ समय बाद उसे किसी आयोग का अध्यक्ष का पद मिल जाता है, कोई संवैधानिक पद मिल जाता है, राज्यपाल बना दिया जाता है, राज्यसभा भेज दिया जाता है, किसी सार्वजनिक उपक्रम का अध्यक्ष बना दिया जाता है, या किसी बड़ी संस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाती है। हर बार कहा जाता है कि ये नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई है, और कई मामलों में ये बात सही भी हो सकती है कि हो सकता है नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई भी हो। लेकिन जब ये क्रम लगातार दोहराया जाता है तब सवाल पैदा होने लगता है, होने भी चाहिए। लोग पूछने लगते हैं कि क्या ये सिर्फ योग्यता का सम्मान है, या फिर ये व्यवस्था धीरे धीरे ऐसा संदेश दे रही है कि सत्ता प्रतिष्ठान के साथ बेहतर संबंध रखने वालों का भविष्य अधिक सुरक्षित है। जो अपनी रीढ़ की हड्डी को झुका लेगा, जो चरणों में लौट जाएगा, उसका भविष्य सुरक्षित है। यही वो सवाल है जिससे लोकतांत्रिक संस्थाएं असहज हो जाती हैं। अब चुनाव आयोग के संदर्भ में इसे समझिए। भारत में चुनाव आयोग को संविधान ने अत्यंत महत्वपूर्ण दर्जा दिया है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, न जाने कितनी सरकारें आई और चली गई। प्रधानमंत्री बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, मंत्री बदलते हैं,
लेकिन चुनाव आयोग को इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया से ऊपर रखा गया है। क्यों? संविधान बनाने वालों ने इतना महत्व क्यों दिया? क्योंकि अगर चुनाव कराने वाली संस्था पर ही संदेह हो जाए तो चुनाव के नतीजों की वैधता पर भी सवाल उठने लगेंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। और यदि चुनाव के नतीजों की वैधता पर सवाल उठने लगे तो लोकतंत्र की पूरी नींव हिल सकती है। इसलिए चुनाव आयोग के प्रति जनता के भरोसा किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यही भरोसा बार बार बहस का विषय बना हुआ है। मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर तेज बहस हो रही है, मतदाता सूची को लेकर बहस हो रही है, ईवीएम को लेकर बहस हो रही है, वीवीपैट को लेकर बहस हो रही है, आचार संहिता के पालन को लेकर बहस हो रही है। विपक्षी दल लगातार कहते रहे कि चुनाव आयोग पहले जैसा नहीं रहा। दूसरी तरफ आयोग लगातार कहता रहा कि वो पूरी तरह से निष्पक्ष है, ईमानदार है, बिना किसी दबाव में काम कर रहा है। यानी स्थिति ये बन गई कि चुनाव आयोग खुद बहस का केंद्र बन गया। और किसी भी लोकतंत्र के लिए ये एक स्वस्थ स्थिति नहीं मानी जाती, क्योंकि चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है, चुनावी विवादों को खुद स्थायी पात्र बन जाना नहीं है। अब जरा कल्पना कीजिए, यदि भविष्य में कोई अधिकारी किसी संवैधानिक संस्था में बैठा हो और उसे ये विश्वास हो कि रिटायरमेंट के बाद उसके लिए बड़े अवसर, बड़े मौके खुले हुए हैं, तो क्या ये संभावना नहीं बनती कि जनता उनके फैसलों को संदेह की नज़र से देखने लगे, उस पर शक करने लगे? यही वो नैतिक प्रश्न है जिससे बचने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड जैसी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। लेकिन भारत में एकदम खत्म है। यहाँ एक बात और समझनी होगी, इस बहस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी अधिकारी के रिटायरमेंट के बाद जीवन भर उसे काम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। रिटायर होने के बाद में भी एनर्जी बनी रहनी चाहिए, काम करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने 40 साल प्रशासन में बताए उसका अनुभव देश के काम आना चाहिए। हमारे तो 80-80 साल के नेता एकदम बिल्कुल हट्टे कट्टे लाल नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे पदों के लिए कुछ समय का अंतराल होना चाहिए? क्या 2 साल, 3 साल, 4 साल ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप पूरे देश के लोगों से पूछ लीजिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कम से कम इतनी अवधि तो ये हो जिससे जनता के मन में संदेह ना रहे कि पद पर बैठा हुआ ये व्यक्ति विश्व गुरु के चरणों में लौटता था, लोकतंत्र की हत्या करता था, इसलिए इसको ये पद दे दिया गया। ये वो चर्चा है जो देश भर में गूंज रही है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बातचीत में भाग लें। आप बताएं कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। क्या विश्व गुरु के चरण छूना HDFC बैंक के चेयरमैन बनना है? क्या लोकतंत्र की हत्या करना एक बड़ा पद लेना है? क्या लोकतंत्र की हत्या करके आप बहुत मजे से रह सकते हैं? सवाल बहुत जरूरी है और जवाब भी उतना जरूरी है जो आप देंगे। बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।